इस बार अमेरिका में चाहे जो जीते, व्हाइट हाउस में साउथ इंडियन टिफिन तो बनकर रहेगा। साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी, क्रिस्पी मसाला डोसा और गर्मा गर्म सांबर। यूएस की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साउथ एशियन डिसेंट का व्यक्ति प्रेसिडेंशियल पोस्ट की दावेदार है। पर सिर्फ डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनी कमला हैरिस की बात नहीं कर रहा हूं। रिपब्लिकन वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी जेडी वैंस की पत्नी भी इंडियन डिसेंट की है। कमला हैरिस के रूट्स चेन्नई से हैं और उषा चिलकुरी के रूट्स आंध्रा से हैं। यह सब आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर पता ही चल गया होगा कि ऋषि सोनक चले गए तो क्या हुआ, अमेरिका में ऑपरेशन कमला होने वाला है। कमला दीदी की इसी हंसी पर ट्रंप ने उनको लाफिंग कमला बुलाया है। पर सच्चाई तो यह है कि आज के डेट में अगर कोई भी अमेरिकन इलेक्शन को फॉलो कर रहा होगा तो उसे ऐसी ही हंसी आएगी। अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अब एक लाफ्टर चैलेंज ही बन गया है इन 2024। एक तरफ 81 ईयर ओल्ड का एक प्रेसिडेंट जिसके बात करने के अंदाज से लगता है कि वो परमानेंटली 3 पैक डाउन है, जिसकी शायद इतनी उम्र हो चुकी है उसे भूत दिखने लगे हैं, और उसका जो चैलेंजर Mom, I'm sorry. Mom, I did. एक ऐसा इंसान जो इतनी बार इंपीच हो चुका है, इतने भद्दे चीजें बोल चुका है कि अब लोगों को भी फर्क पड़ना बंद हो चुका है। उसके ऊपर ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंशियल रनिंग मेट भी कुछ उनसे कम नहीं है। Hysterical, Jesse. You have these people who are like, why is the president wearing an ear bandage? He got shot in the ear. And these are the same people who are wearing masks, right, 5 years after COVID. So it's pretty ridiculous. उसके ऊपर सोशल मीडिया पर यह वायरल न्यूज कि वैंस ने अपने सोफे के साथ दुष्कर्म किए थे। ट्वेंटी 2024 कई सारे इलेक्शंस का साल रहा है, लेकिन दुनिया का सुपर पावर यूएसए ने तय किया है कि उसका सबसे ज्यादा ट्रेजिक कॉमेडी वाला इलेक्शन होने वाला है। स्वागत है आपका ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज अमेरिकन इलेक्शन एडिशन में। एक ऐसा इलेक्शन जहां जो भी जीते और जो भी हारे, अमेरिका की रेप्यूटेशन, उसकी डेमोक्रेटिक स्टैंडिंग तो नीचे ही जाने वाली है। समझाता हूं कैसे आज के एपिसोड में। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए वोटिंग नवंबर 5, 2024 को होने वाली है, मगर कैंपेन जोर शोर से अभी से शुरू हो चुकी है। यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम इलेक्शन होता है डायरेक्ट हेड ऑन हेड फाइट, माने जनता डायरेक्टली देश के प्रेसिडेंट के लिए वोट करती है। एक रोबस्ट डेमोक्रेसी कह सकते हो, जहां सिर्फ 2 पार्टियां हैं और दोनों को ही वही कॉर्पोरेट फंड करती हैं। आजकल अमेरिका के लोगों को समझ में आ रहा है कि यह 2 पार्टी सिस्टम उतना अच्छा भी नहीं है, उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। 12 मार्च को सिटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रिजम्पटिव नॉमिनी बन जाते हैं। डेमोक्रेट्स को लगा कि अब की बार फिर से बाइडेन सरकार, मगर जल्द ही उन्हें और उनके डोनर्स को शक होने लगा कि शायद बाइडेन इज नॉट द बेस्ट चॉइस, क्योंकि बाइडेन की उम्र की वजह से वो थोड़े स्लो से हो गए। बाइडेन चीजें भूल जाते थे, एनर्जी लेवल्स डाउन होने लगी, अक्सर बातें मिक्सअप कर देते, हवा के साथ हैंडशेक करते, और शायद अलग अलग परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स के बावजूद उनके मार्गदर्शक मंडल में जाने का समय हो चुका था। 28 जून 2023 में बाइडेन ने कह दिया था कि पुतिन जंग हार रहे हैं, यूक्रेन में नहीं, इराक में। फरवरी 8, 2024 को इजिप्ट के प्रेसिडेंट एल सीसी को मेक्सिको का प्रेसिडेंट बुला दिया। As you know, initially, the president of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in. I talked to him. I convinced him to open the gate. पर तब भी यही कहना था कि ऐसी छोटी मोटी कंफ्यूजन होता रहता है, बाइडेन बिल्कुल ठीक है। यूक्रेन और इराक को तो कोई भी कंफ्यूज कर सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बताइए आप। बाइडेन ठीक है, पर हुआ फिर ना प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट, एक तरफ ट्रंप 78 इयर्स के और एक तरफ बाइडेन 81 इयर्स के। देखिए अमेरिका के पास कितने सारे ऑप्शंस हैं प्रेसिडेंट के, और यहां लेकिन बाइडेन का दिमाग ने जवाब दे दिया। इमिग्रेशन के मुद्दे पर बात करते हुए बाइडेन थोड़ा फंबल किए और ट्रंप ने मौके पर चौका मार दिया। The total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. President Trump?
I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. मैं नहीं जानता कि बाइडेन ने क्या बोला। बाइडेन खुद भी शायद नहीं जानता है कि उसने क्या बोला। यह बात कह के बिलियनर ट्रंप ने पहली बार आम आदमी के साथ एक रिलेटेबिलिटी बैठाई, क्योंकि बाइडेन की बात शायद किसी को समझ में नहीं आई। एक और जगह टैक्सेशन और हेल्थ केयर की बात हो रही थी, बाइडेन ने फिर कह दिया Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID, with dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. Thank you, President Biden. President Trump? Well, he's right. He did beat Medicare. He beat it to death. कोविड से उन्होंने लोगों की मदद की और मेडिकेयर को हरा दिया। वाह! यह डिबेट ट्रंप के लिए एक वॉक ओवर था, पॉलिसी या परफॉर्मेंस पर नहीं, बस इस मेट्रिक पर कि ट्रंप कम से कम पूरे सेंटेंसेस तो बोल पाता है। एक ट्रस्टेड पोल प्रेडिक्शन के फोरकास्ट के मुताबिक डिबेट से पहले बाइडेन दादा के जीतने के चांसेस 34.7% थे और डिबेट के बाद 27.3% हो गए, 10% नीचे एक डिबेट की वजह से। बाइडेन डटे रहे कि मैं हार नहीं मानूंगा, उल्टा ये बोलने लगे कि नहीं नहीं मेरा दिमाग एकदम बढ़िया चल रहा है। पर फिर उन्होंने 11 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को स्टेज पे बुलाते हुए गलती से मिस्टेक कर दी। And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's going to beat President Putin. President Zelensky. पहले ही अमेरिका यूक्रेन का सारा पैसा इजराइल को दे रही थी, ऊपर से जेलेंस्की को सबके सामने पुतिन बोल दिया। छी 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 छी। इस सब के बाद भी किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या आप इसलिए ड्रॉप आउट नहीं करना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ट्रंप को प्रेसिडेंशियल रेस में नहीं हरा पाएंगे? इस पे बाइडेन ने बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President, but I think she was not qualified to be President. So let's start there. अरे बाइडेन दादा, वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं, आपकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है। एक सेंटेंस में दो नाम तो बाइडेन का दिमाग हो गया कंफ्यूज। इस सब के साथ साथ बाइडेन ने एक भूत भी देख लिया। I'm going to go to South Korea. We're going to get the chip. What are you doing? I'm going to get Japan and Korea. शायद वही वाला भूत जिससे वो हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे। इस कॉमेडी शो में सबसे ज्यादा खुश ट्रंप हुए, जो बाइडेन को जब भी देखते तो उनके मन में लड्डू फूटते। बेटा, मन में लड्डू फूटा। क्योंकि बाइडेन मानो ना मानो कहीं ना कहीं ट्रंप को वॉकओवर दे चुके थे इलेक्शन होने से महीनों पहले, और डेमोक्रेट्स भी अपने बाल नोच रहे थे, ये सोचते सोचते कि इस ऑरेंज बालों वाले ट्रंप को हराने की कोशिश में हम गंजे हो जाएंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स चीज ही ऐसी है, इतना स्ट्रेस देती है कि आपके बाल झड़ जाते हैं। लेकिन अगर आपका स्ट्रेस या किसी और वजह से हेयर लॉस हो रहा है तो एक उपाय है, और उपाय का नाम है ट्राया। ट्राया आपको ऑफर करता है एक इफेक्टिव हेयर ग्रोथ प्लान, और ट्राया आज के हमारे एपिसोड पार्टनर्स भी हैं। ट्राया का जिक्र मैंने पहले भी एक वीडियो में किया था और तब कुछ व्यूअर्स ने इसे ट्राई भी किया था। ये काम कैसे करता है ये मैं आपको बता देता हूं। इसके हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ऐप ले लीजिए, वेबसाइट ले लीजिए, जो भी आप कंफर्टेबल है। यहां आप एक हेयर टेस्ट करा सकते हैं जो देश के किसी कोने में भी आप कर सकते हैं, और आपका इससे एक हेयर लॉस एनालिसिस होता है। एनालिसिस करवाकर आप एक कस्टमाइज्ड हेयर ग्रोथ रूटीन खरीद सकते हैं। रूटीन में आपको मिलता है डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड प्रोडक्ट सहित सप्लीमेंट्स और हेयर कोच असिस्टेंस भी आपको मिलता है। यह रूटीन 5 से 6 महीने लगातार फॉलो करके 93% यूजर्स को विजिबल रिजल्ट्स दिखे हैं। ऐसे ही कोई क्लेम आपको नहीं देना चाहते हैं, इसके लिए इनकी टीम ने हमें वेरीफाई किया है, पता लगाया है कि कंज्यूमर रिसर्च डेटा भी इस दावे को बैक करता है। आप भी अगर ट्राई करना चाहते हैं तो उनके वेबसाइट या ऐप को चेक कर सकते हैं, लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए हुए हैं। बैक टू द स्टोरी। अब होता है कहानी में ट्विस्ट। ट्रंप के साथ होता है एक हादसा। 13 जुलाई 2024 बटलर काउंटी पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान ट्रंप पर गोली चलाई जाती है।
गोली चलाने वाला 20 साल का नौजवान थॉमस मैथ्यू क्रुक्स था। रैली की क्राउड से एक इंसान की मौत होती है, 2 लोग क्रिटिकली इंजर होते हैं। ट्रंप बाल बाल बचते हैं, गोली उनके कान से लगकर जाती है। जब ट्रंप को सीक्रेट सर्विस एजेंट स्टेज से बाहर ले जा रहे होते हैं, तब उसी समय वो अपनी बंड मुट्ठी उठाकर इनकलाब जिंदाबाद वाली एक फील दे देते हैं। उसकी एक तस्वीर ली जाती है और हर जगह यह पिक्चर वायरल हो जाती है और इलेक्शंस मानो बाय बाय, टाटा, गुड बाय। यह असैसिनेशन अटेम्प्ट क्यों हुआ था, किसने करवाया था, इस पर कई सवाल उठे हैं। जैसे गोली जो चलाई गई, जिसने चलाया गोली वो एक रजिस्टर्ड रिपब्लिकन वोटर था, माने रजिस्टर्ड राइट विंगर था। ऊपर से सीक्रेट सर्विस क्या कर रही थी, इतनी बुद्धू थी कि उसको सामने सामने बिल्डिंग के ऊपर छत पर बंदूक ताने एक लड़का नहीं दिखा। खैर, इस पर तो कई थियरीज हैं, थियरीज की कोई कमी नहीं है। अभी तो यह बात सामने आ रही है कि ट्रंप का गोली वाला कान भी बिल्कुल ठीक हो गया है। ये ट्रंप इंसान नहीं है, ये नॉन बायोलॉजिकल है, इसे ईश्वर का वरदान लगता है मिला हुआ है। मगर इस घटना के बाद यह साफ हो गया कि भाई इस हालत में बाइडेन तो ट्रंप को कहीं से भी हरा नहीं पाएगा। डेमोक्रेटिक पार्टीज के बड़े बड़े डोनर्स इतनी आसानी से लेकिन हार नहीं मानने वाले थे। उन्होंने 21 जुलाई को बाइडेन को रिटायर करवा दिया। इलेक्शन कैंपेन के बीच में ही रिटायर, ऐसा यूएस इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। 21 जुलाई को ही कमला हैरिस ने अपना प्रेसिडेंशियल कैंपेन शुरू कर दिया। वाइस प्रेसिडेंट का एक्सपीरियंस था और भूले बिसरे बाइडेन को अक्सर कमला ही संभालती थी। बाइडेन ने और काफी सारे डेमोक्रेटिक पार्टी लीडर्स ने ओपनली सपोर्ट किया कमला हैरिस को और मानो कि ट्रंप का दिल टूट गया। अरे उसके कैंपेन की हवा निकल गई। जो रिपब्लिकन पार्टी इकोसिस्टम अब तक कह रही थी कि बाइडेन इज टू ओल्ड, एक झटके में ओपोनेंट 59 ईयर ओल्ड कमला अब वो हो गई और बूढ़े कैंडिडेट ट्रंप बन गए। आई मास्टर स्ट्रोक। ट्रंप के मुकाबले कमला हैरिस की एक क्लीन छवि है। ट्रंप के मुकाबले किसी की भी छवि क्लीन होगी। उनके पापा डोनाल्ड जे हैरिस जमैका से हैं और उनकी मां श्यामा गोपालन 19 साल की उम्र में यूएस शिफ्ट की थी। दोनों यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स थे। कमला का जन्म ओकलैंड कैलिफोर्निया में हुआ। उन्होंने लॉ में करियर बनाया। 2003 में सैन फ्रांसिस्को की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, 2010 में अटॉर्नी जनरल, 2016 में कैलिफोर्निया से यूएस सेनेट में चुनी गई। 2020 के प्रेसिडेंशियल रेस में उन्होंने कंपीट करने का सोचा लेकिन ड्रॉप आउट कर गई और जो बाइडेन की वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी बन गई। ग्रीन न्यू डील, अफोर्डेबल कॉलेज, अबॉर्शन राइट्स जैसे मुद्दों पर उन्होंने काफी काम किया है और सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन, वो बातें, वो सेंटेंसेस पूरा बोल सकती हैं बिना भूले। कमला ने एक दिन के अंदर ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग $231 मिलियन फंड रेजिंग कर दी। पॉलिटिकल डोनेशन के जरिए खजाना खुल गया कमला हैरिस के लिए और सडनली यूएस इलेक्शन में पासा पलट गया। अब सारा फोकस कमला हैरिस पर, मानो कि असैसिनेशन अटेम्प्ट कुछ ही दिनों पहले वाला हुआ ही नहीं था। अब ऐसे अपोनेंट को देखकर डोनाल्ड ट्रंप एकदम तिलबिला उठे। You can do it, baby. I love you so much. And it's bad news. Bad things are happening. Mom, I'm sorry. Mom, I didn't do it. मतलब बाइडेन के बदले कमला, वर्स्ट ट्रेड इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड्स। इतनी खराब डील तो कहीं नहीं हुई है। रिपब्लिकन पार्टी के साथ उन्होंने कहा फ्रॉड हो गया है, उन्हें रीइंबर्समेंट चाहिए कि इतना पैसा उन्होंने खर्च किया बाइडेन के खिलाफ लड़ते हुए। अब ट्रंप इतना तिलबिला उठे, इतना गुस्सा हो उठे कि ट्रंप की खुद की नीस कह रही है कि अंकल घबरा गए हैं और अब तो बाइडेन नहीं कमला को टक्कर देना होगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक वुमन प्रोसिक्यूटर भी है। खैर, उनके वुमनहुड का भी काफी मजाक उड़ाया गया है इस प्रेसिडेंशियल डिबेट में। कुछ प्रेसिडेंशियल नहीं है इस डिबेट में, लुच्चे लफंगों की लेवल की डिबेट चल रही है। ट्रंप वही कर रहा है जो हर घबराया हुआ राइट विंग इंसान करता है, कमला को नाम बुलाना, उसको टीज करना और अर्बन नक्सल का करार दे देना। Harris gets in, she would be the most radical far-left extremist ever to occupy the White House times 10. There's never been a lunatic like this in the White House. And we've had some bad. रेडिकल फार लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट औरत है ये, इसको वोट दोगे? ये है मुद्दा अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ट्रंप ने कमला की हंसी को भी मुद्दा बनाने की कोशिश की है। देखिए कितने गंभीर मुद्दे डिस्कस हो रहे हैं। From the moment we take back the White House from crooked Joe Biden and Kamala, I call her Laughing Kamala. You ever watch her laugh? She's crazy.
You know, you can tell a lot by a laugh. No, she's crazy. She's nuts. अब ट्रंप को क्या मुद्दों पर डिबेट करना पड़ेगा? ऐसे में ट्रंप ने कह दिया कि कमला जैसे मार्क्सिस्ट फ्रॉड के साथ वो डिबेट करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी तो डेमोक्रेटिक पार्टी खुद ही कंफ्यूज्ड है कि उनका नॉमिनी कौन है। मगर कमला का कहना है कि वो एकदम तैयार है, ब्रिंग इट ऑन। I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women, fraudsters who ripped off consumers, cheaters. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. मीनवाइल ट्रंप अपना वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चुन चुके हैं, जिनको कई लोग क्रिंज नफरती कैंडिडेट बुला रहे हैं। ऐसा कैंडिडेट जिसको खास जनता की पकड़ भी नहीं है, जोक्स तक लैंड नहीं करवा पाते हैं। जेडी वैंस 1980 के बाद पहले ऐसे वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं जिनकी कैंपेन के फेज में ही फेवरेबल रेटिंग नीचे नेगेटिव में चली गई है। वैंस बहुत कोशिश तो कर रहे हैं कि ट्रंप की तरह वो लोगों को हंसा पाए, मगर बात कुछ बन नहीं रही है। एक रैली में उनका जोक इतनी बुरी तरीके से बॉम्ब कर दिया कि भैया वैंस ने ना लाफ ट्रैक अपने आप ही दे दिया। It is the weirdest thing to me. Democrats say that it is racist to believe, well, they say it's racist to do anything. I had a Diet Mountain Dew yesterday and one today. I'm sure they're going to call that racist too, but it's good. I love you guys. But क्या पता जो कोई स्पॉन्सर्ड सेगमेंट हो कि माउंटेन ड्यू के साथ उनकी कोई कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप हो, यह भी थ्योरी चल रही है। वैसे इसी जेडी वैंस ने 2016 में ट्रंप को मॉरल डिजास्टर, टोटल फ्रॉड बुलाया था और कुछ प्राइवेट मैसेजेस में यह भी कहा था कि शायद ट्रंप अमेरिका के हिटलर हैं। मगर उसी ट्रंप ने जेडी वैंस को पिक किया है कि ट्रंप के फार राइट विंग सपोर्टर बेस को कंसोलिडेट किया जाए, क्योंकि जेडी वैंस अपनी एंटी विमेन, एंटी गे रिमार्क्स के लिए काफी फेमस हैं। we're effectively run in this country via the Democrats, via our corporate oligarchs, by a bunch of childless cat ladies who are miserable at their own lives and the choices that they've made, and so they want to make the rest of the country miserable too. If you look at Kamala Harris, Pete Buttigieg, AOC, the entire future of the Democrats is controlled by people without children. इसके साथ साथ जेडी वैंस ये भी कह चुके हैं कि ऐसे सिंगल लेडीज और गे लोगों को काउंटर करने के लिए इलेक्टोरल सिस्टम में ही कुछ तरीके का फेरबदल करना चाहिए। Let's give votes to all children in this country, but let's give control over those votes to the parents of those children. You should have more power. You should have more of an ability to speak your voice in our democratic republic than people who don't have kids. Let's face the consequences and the reality. ये नहीं बताया कि वोट का कंट्रोल मम्मी को जाएगा या पप्पा को जाएगा। वैसे ये जेडी वैंस का महिलाओं को कैट लेडीज बुलाना भी वन ऑफ नहीं है, लेकिन जब जेडी वैंस का नाम वीपी के लिए सामने आया, उनके बुरे दिन तभी से शुरू हो गए थे। यहां तक कि एक वायरल फेक न्यूज फैली जहां यह बताया गया कि उन्होंने अपने ही किताब में लिखा है कि उन्होंने सोफे के साथ जी हां, सोफे के साथ संभोग किया है। हालांकि वैंस ने ऐसा कभी कुछ ना लिखा है या ऐसा कुछ होने का प्रमाण नहीं है। यह न्यूज अमेरिका में सबसे बड़ी खबर बन गई। प्रेसिडेंशियल डिबेट और को छोड़ो, यह न्यूज सबसे बड़ी थी और मीम्स का मानो ओलंपिक फेस्ट शुरू हो गया हो। एक तरफ यह काउच स्कैंडल चल रहा था, दूसरी तरफ पूरा राइट विंग इकोसिस्टम भर भर कर डेमोक्रेटिक पार्टी पॉलिटिशियंस पर एंटी वुमेन, रेसिस्ट कमेंट्री कर रहा था। ट्विटर पर ऐसे हेट स्पीच की आंधी आ गई कि ये मत और ये मत सोचिए कि इलॉन मस्क इस सबको रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा। उल्टा इलॉन मस्क अपने आप को न्यूट्रल कहलाने वाला ट्रंप के कैंपेन को पैसा देने के प्लान्स बना रहा है, पर उसके बावजूद ट्रंप की सबसे बड़ी इलेक्शन प्रॉब्लम कंटिन्यू हो रही है कि सेंट्रिस्ट और अनडिसाइडेड वोटर्स वो धीरे धीरे कमला हैरिस की तरफ जा रहे हैं। लेटेस्ट पोल्स में कमला और ट्रंप बेसिकली बराबर की रेटिंग्स पर आ चुके हैं। ऊपर से जेडी वैंस जैसा हार्डकोर राइट विंग कैंडिडेट सेंट्रिस्ट वोटर्स को बैकफायर कर रहा है उनके ऊपर, और वो भी डेमोक्रेट्स की तरफ जा रहे हैं, कमला हैरिस की तरफ जा रहे हैं। यह भी खबर है कि ट्रंप वैंस को रिप्लेस करना चाहते हैं एक मॉडरेट कैंडिडेट अगर उन्हें मिल जाए। लेकिन याद रखिए, मॉडरेट से भी काम नहीं बनेगा। पिछली बार याद है माइक पेंस काम नहीं आए। ओपनली आज उन्हीं के प्रीवियस वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि पिछली बार ट्रंप ने इलेक्शन ओवरटर्न करने की कोशिश की थी। इससे बड़ा और क्या वार्निंग मिल सकता है अमेरिका को। I want the American people to know that I had no right to overturn the election. Then on that day, President Trump asked me to put him over the Constitution, but I chose the Constitution. तो कहानी अब इंडिपेंडेंट वोटर्स की है, क्योंकि राइट विंग तो वैसे में ही ट्रंप के पॉकेट में है। And again, Christians, get out and vote.
Just this time. It'll be fixed. It'll be fine. You won't have to vote anymore, my beautiful Christian. अगर ट्रंप यहां सीरियस है तो वो खुलेआम कह रहे हैं कि मुझे जिता दो, उसके बाद ऐसा सिस्टम टाइट करूंगा, ऐसा लोगों को टाइट करूंगा कि वोट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वारे मदर ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका, गजब स्टेटमेंट दिया। और यही अमेरिका दूसरे डेमोक्रेसीज को पाठ पढ़ाता है डेमोक्रेसी के बारे में, लिबरल वैल्यूज के बारे में। अगर सच्ची में ट्रंप जेडी वैंस को रिप्लेस करते हैं तो शायद सबसे ज्यादा दुखी होंगे इंडियन अंकल्स, क्योंकि उषा चिलकुरी व्हाइट हाउस तक नहीं पहुंच पाएंगी। अंकल लोग इस बात को भूल जाएंगे कि ट्रंप इंडियन स्टूडेंट्स के लिए और जॉब वीजा ढूंढने वाले इंडियंस के लिए कोई खास ज्यादा कर नहीं पाए कुछ। कौन लीगल इंडियन इमिग्रेंट है, कौन इलीगल है, ट्रंप के फार राइट बेस को ना और उनके आइडियोलॉजी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो सबको एक ही हेट की निगाहों से देखते हैं। अमेरिका में कई वोटर, खासकर कि नौजवान वोटर, यह सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या कमला हैरिस कोई एक्चुअल प्रोग्रेसिव चेंज ला पाएंगी। अमेरिकन यूथ अभी भी स्टूडेंट लोन के क्राइसिस से जूझ रहे हैं। वहां का हेल्थ केयर सिस्टम लिटरली एक ऑर्गेनाइज्ड पैसा वसूली फार्मास्यूटिकल माफिया बन चुका है। हाउसिंग और रेंट लोगों की कमर तोड़ रहा है। और इस सब के बीच में अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहा है दूसरे देशों के जंग में और जेनोसाइड को सपोर्ट करने में। अभी वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू अमेरिकन कांग्रेस में आए और डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन, एक दो को छोड़कर सभी बैठ के तालियां बजा रहे थे। जूस फॉर पीस और कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रोटेस्ट किया, ये याद दिलाने की कोशिश की कि आज के लिटरल हिटलर को आप सभा में बुला रहे हो, जो बंदा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी, उनके रूलिंग में भी गिल्टी है। इजराइल को अपार्थाइड स्टेट बुलाया गया है, उसको आप अमेरिका बुला रहे हो और उसको आप कांग्रेस में बोलने का मौका दे रहे हो और फिर पूरे दुनिया भर में डेमोक्रेसी का ढिंढोरा पीट रहे हो। अमेरिका में कुछ नौजवान कह रहे हैं कि वो तो भाई इलेक्शंस को ही बॉयकॉट करने वाले हैं। सिस्टम ऐसा हो गया है कि दो पार्टीज का कंप्लीट कंट्रोल हो गया है, दोनों को ही एजुकेशन हेल्थ केयर छोड़कर जेनोसाइड पर फोकस करते रहते हैं। उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। अब नोटा ऑप्शन होता नहीं है अमेरिकन इलेक्शंस में। कभी कभार तो शक हो जाता है कि अमेरिकन डेमोक्रेसी है या एक कॉर्पोरेट फंडेड टू पार्टी डिक्टेटरशिप यहां चल रही है। चलिए इस पर आप खुद अपनी राय बताइए कमेंट सेक्शन पर। मगर इतना तो साफ है कि अमेरिका का जो ट्रेजी कॉमिक इलेक्शन शो चल रहा है, उसके बाद अमेरिका का कोई हक नहीं बनता है कि वो बाकी दुनिया को जाकर डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाए, डेमोक्रेसी के बारे में लेक्चर दे। अगली बार कोई अमेरिकन होस्ट, कोई अमेरिकन ज्ञानी वेस्टर्न वैल्यूज और अमेरिकन डेमोक्रेसी के बारे में अगर कोई लंबी चौड़ी भाषण दे तो आप उसे यह कह दीजिएगा, I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either.